So hello everyone, welcome to BPD, number one platform for your RRB NTPC एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबने फॉर्म भर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा वो प्लीज 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 फॉर्म भरिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि शुरू में मैंने नोटिफिकेशन को डिस्कस किया, सबसे पहला जो इनिशियल मेरा स्टेज था, उसके बाद मैंने बताया कि किस पोस्ट के लिए कहाँ पे, मतलब सेंटर वाइज मैंने पोस्टों को डिस्कशन किया, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि कौन से जोन में कितनी पोस्ट है। एक्चुअली उनको पता नहीं चल रहा था जो डिजायरेबल मेरी कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, मतलब डिजायरेबल जॉब्स की लिस्ट, नॉट कैंडिडेट्स। तो उसके बाद मैंने पहले ग्रेजुएशन फिर अंडर ग्रेजुएशन दोनों को डिस्कस किया। फिर मैंने बताया किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ से आप इजीली भर सकते हैं, कहाँ पे कौन से लेवल की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। सारा का सारा डिस्कशन मैं पिछली मेरी 2 एनटीपीसी की वीडियोस में स्टूडेंट्स कर चुका हूँ। अब मैं क्या करने वाला, अब मैं एक-एक करके आपको एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में बताने लगा हूँ कि इस जॉब के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है? क्या आपको चाहिए और देखो, अब मैं अगर यहाँ की देखो बात करता हूँ, जैसे मैंने एक हेडिंग दिया हुआ है कि जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब देखो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का मतलब क्या है? कि क्लर्क का काम है प्लस टाइपिंग आनी चाहिए, प्लस क्या आनी चाहिए? टाइपिंग अपने पास होनी चाहिए, है ना? तो मैंने डे 1 में बताया था कि अपने पास अगर 4 नंबर ऑफ पोस्ट है ना इसमें, इसमें से 2 मेरी टाइपिंग की पोस्टें हैं, ठीक है? 2 मेरी टाइपिंग की पोस्टें हैं और 2 वी हैव नॉन टाइपिंग पोस्टें, ठीक है? तो ये मेरे पास बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे रहने वाला है। और आप लोगों को थोड़ा-सा संभल के चलना होगा, बिकॉज़ देखो मैं भी बता दूँ सिलेबस क्या है मेरे पास, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ। अगर आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दें, व्हाट इज़ द सिलेबस? आपके पास नो इंग्लिश, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लीजिए, चाहे आप नॉन ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लीजिए, यानी प्लस 2 लेवल की इंग्लिश किसी में भी नहीं। आपके पास पहले क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस आएगा। जनरल अवेयरनेस कौन सा? स्टैटिक आपका पार्ट हो गया, ठीक है? स्टैटिक जीके हो गया आपकी, जिसमें डैम्स वगैरह होते हैं। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये तो सारे आपके पास आनी है, ठीक है? नंबर 2 पे क्या हो गया आपका? रीजनिंग। और नंबर 3 पे क्या आपके पास? क्वांट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इज क्लियर? अब मेरी 2-3 चीजों को ध्यान से समझ लो, इसको डिस्कशन करने से पहले। वैसे मैं प्रोफाइल जब मैं बता रहा था, डिस्कशन दोनों बार मैंने बताई है, बट अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पे जब आप जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को एक अपहरण हो सकता है अगर वो इसको थॉरली पढ़े। मतलब अगर मैं बेसिकली जनरल अवेयरनेस की बात करूं, तो ये प्लस पॉइंट किसका होगा? जो बहुत पहले से पढ़ रहा है, क्योंकि लेटेस्टली अब जितना मर्जी पढ़ लो हार्डली भी है। मतलब अगर अक्टूबर के एंड में तक पेपर भरा जा रहा है ना, तो आपके पास नवंबर है, आपके दिसंबर है और ज्यादा से ज्यादा आपके जनवरी। तो आपके पास मैक्सिमम 3 मंथ्स है जहां तक हमें लग रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर जब कैंडिडेट ज्यादा होंगे, शिफ्टों में आपके एग्जाम होंगे, तब बाद वाले जो शिफ्ट के बच्चे उनको ज्यादा टाइम मिलेगा इस एग्जाम के लिए। हर बार ऐसे ही होता है, क्योंकि ये नहीं है कि इसमें थाउजेंड लैक्स नंबर ऑफ पर्सन इसमें एग्जाम देते हैं, तो बहुत सारे सेंटर्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है? तो अब मेरे पास 3 महीने हैं। 3 महीने में आप कितनी जर्नल अवेयरनेस तैयार कर सकते हो? बाकी चीजें भी तो पढ़नी है। हालांकि माना इसमें इंग्लिश नहीं है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड है। अब अगर मैं जैसे रीजनिंग की बात करूं, मैं बेसिकली थोड़ा सा मेंटरशिप भी कर दूं, यहाँ पे बता दूं आपको कि किस तरीके से आपको बेसिकली तैयारी करनी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो जरा, जैसे मैं बेसिकली बात करूं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, अगर बेसिकली देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके रीजनिंग की, इसके अंदर आपकी वर्बल प्लस नॉन वर्बल, यानी जो एसएससी बेस्ड रीजनिंग है ना, वो ज्यादा आएगी, ठीक है? इसमें पजल वगैरह का इतना ज्यादा झंझट नहीं होगा। एसएससी बेस्ड रीजनिंग मतलब एसएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब साफ सी बात वही है कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन रेट यहाँ पे हाई रहने वाला है, ये कंफर्म है। क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन रेट हाई रहने वाला है। किनका? जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंफर्म है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर जनरल अवेयरनेस, ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। बैंकिंग वाले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के कितने? 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रीलिम्स में आपके 100 में से आ रहे हैं, ठीक है? मेंस में आपके
40 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगी, 30 का रीजनिंग है, 30 की आएगी रीजनिंग और 30 की आएगी आपकी एप्टीट्यूड। जैसे ही कुछ है, बिल्कुल जैसे ही कुछ है। तो आपके पास जो बच्चा ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक अपर हैंड है इस एग्जाम में, ये कंफर्म है, समझ लो। तो खुश हो जाओ अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि जो दूसरे अदर एग्जाम की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। बट एक बात बता दो, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसका एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इस पर ध्यान देते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अपर हैंड है, तो ध्यान रखो। दूसरी बात है, देखो रीजनिंग, रीजनिंग ना हर बच्चा करता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में रीजनिंग हो जाती है, रीजनिंग ऐसी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आती। पर जो यहाँ पे अगर मैं सब बच्चों को जी जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चलूँ कि हाँ अगर 30 को 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 25 या 15 के राउंड सारे कर सकें, ठीक है। गेम चेंजिंग है मेरे पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको क्योंकि बच्चे काफी ये भी पूछ रहे हैं, फिर मेरे को लगा एक वीडियो में बताऊंगा, तो मैं हर वीडियो में आपको बताता चला। एप्टीट्यूड है गेम चेंजिंग, रीजन क्या है इसका, यहाँ पे एप्टीट्यूड में बहुत सारा सिलेबस है, आपके पास पूरा अर्थमेटिक है प्लस पूरा आपके पास एडवांस है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, सारी चीजें इसमें आएंगी, समझ रहे हो, सारी चीजें आएंगी इसमें। आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी शायद थोड़ा सा पार्ट आ सकता है, स्टैटिक्स आ सकती है आपको इसमें। तो नई चीजें तो खैर इतनी ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, बट जो है वो दैट इज इनफ। तो थोड़े से अवेयर हो जाइए, सिलेबस को लेके भी बहुत जरूरी है, क्लियर। तो लेट अस प्रिपेयर फॉर द इस एग्जाम के बारे में देखते हैं अब मेरे पास जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसमें क्या मेरे पास चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आरआरबी रेलवेज की जॉब्स आपकी निकल चुकी हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास और ग्रेजुएट के लिए मिला के 11,100 से ज्यादा पोस्ट हैं आपके पास, ठीक है। चलिए, अब बात करें आरआरबी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वैकेंसी 2024, मतलब इसी के अंदर है। आरआरबी एनटीपीसी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नोटिफिकेशन 2024 हैज बीन इशूड। मतलब मैं कह रहा हूँ जो पर्टिकुलरली एक मेरे पास नोटिफिकेशन आई है उसी के अंदर ये है, अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। नॉन टेक्निकल पोस्ट, चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें देखो जरा, इसमें क्या आपके पास पूछा जा रहा है और क्या आपको आना चाहिए बेसिकली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी, 12 चाहिए आपको, ये अंडर ग्रेजुएशन है, ये आपके पास एक अंडर ग्रेजुएशन, मतलब मिनिमम आपके पास 12 चाहिए, ठीक है। विद दैट इज 50% ऑफ मार्क्स इन ऑनर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या, टाइपिंग स्किल्स, वैसे तो इंग्लिश की भी चल जाएगी, आपको टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी चाहिए, मतलब टाइपिंग आपकी अच्छी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, अब जिस बात के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है उसको लेकर अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए, ठीक है। देखो, आरआरबी एनटीपीसी जूनियर क्लर्क कम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे पहले मेंटेन एंड अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स फाइल्स। देखो, अब टाइपिस्ट हो, है ना, आपको टाइपिंग जॉब मिली है क्लरिकल की, तो आपके पास सबसे पहले रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम तो आने ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आपको असिस्ट भी करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट है, हाँ जी ये चाहिए, लेट मी असिस्ट यू, मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। हैंडलिंग इंक्वायरीज एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, हो सकता है कि डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा आपको काम मिले कि आपको क्या नाम है कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है कि कस्टमर्स को कुछ बताएं, ठीक है। मैनेजिंग द ऑफिस क्रिटिकल क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो क्लरिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी आपके इससे आएगा। कोरस्पॉन्डिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आरआरबी को कोई एक ही डिपार्टमेंट, किसी अदर डिपार्टमेंट में भी अगर हेल्प चाहिए हो तो आपको वहां पे जाके हेल्प करनी पड़ती है। छोटा सा है इसका वर्क प्रोफाइल, बट आगे जाके बहुत इनहेंस होता है, ये चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी, बस हमें काम करना है, ठीक है। चलिए, चलिए अब देखो जरा अंडरस्टैंडिंग इसकी बात करने जरा, आरआरबी एनटीपीसी प्रिपरेशन टिप्स, होपफुली छोटा सा इसका वर्क प्रोफाइल था, बिल्कुल छोटा सा, छोटा मोटा है ना, बट जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। अब देखो जरा ये क्या है, आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन टिप्स, कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेनली किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, व्हाट आर द मेजर थिंग्स टू वर्क फॉर वर्क फॉर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम, जिसमें इंग्लिश है ही नहीं। देखो सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। मैंने शुरू में क्यों बताया, शुरू में मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने
इस एनटीपीसी के सिलेबस को क्यों मैंने थोड़ा सा चर्चा किया आपके साथ, कारण क्या था, अभी बच्चों को पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है। जो प्लस 2 के बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस होता है, उनके लिए बैंक का सिलेबस या एसएससी का सिलेबस ही हर चीज का सिलेबस है कि हाँ, वो अगर वहां पे मेरे से इंग्लिश पूछी जाए तो डेफिनेटली जब भी लास्ट इंग्लिश शेयर की यहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, पहले ध्यान दो। तो सबसे पहले तो कभी भी आप किसी भी जब एग्जाम की तैयारी कर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या देखें कि उस एग्जाम का सिलेबस पैटर्न क्या है, ठीक है। दूसरी बात पैटर्न, ठीक है, इसमें क्या है, टीयर 1 है, फिर क्या मेरा टीयर 2 है, उसके बाद क्या होगा आपका टाइपिंग होगा, देन मेडिकल, देन फाइनल सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस टाइपिंग, यस सबसे मेजर। देखो एग्जाम क्वालिफाई बहुत सारे बच्चों का हो जाएगा, बहुत सारे, थाउजेंड्स में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बट मोर्चा वो स्टूडेंट मारेगा जिसकी टाइपिंग स्किल्स में जान होगी, जिसकी प्रोफिशिएंसी किस में होगी, टाइपिंग में। कहने का मतलब क्या है, आपको रेगुलर टाइपिंग प्रैक्टिस विल हेल्प स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करेगी। उन्होंने ये बोल दिया दिस स्पीड है 40 स्पीड है, डजंट मैटर, हर बच्चा निकालेगा, बट विद एक्यूरेसी जो निकालेगा वही अगला शहंशाह यानी सिकंदर कहलाएगा आपका जूनियर टाइपिस्ट कम क्लर्क। समझ आएगी बात। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। रेगुलर मतलब, रेगुलर का मतलब क्या हुआ, डेली 30 से 40 मिनट, 50 मिनट, 60 जितना कर सकते हो लग जाओ आज से, प्रण कर लो कि कुछ भी हो मुझे इतने इतने टाइप, कोई छुट्टी नहीं, कोई दशहरा दिवाली कुछ नहीं, मुझे टाइपिंग करनी है, मुझे जॉब लेनी है। क्योंकि अगर आपको टाइपिंग आती है, अब हर जॉब के लिए एप्लीकेबल हो, समझो। अगर आपको टाइपिंग आती है और आपकी ग्रेजुएशन है साथ में ना, तो कर सकते हो। नॉन ग्रेजुएशन वालों के लिए 4 है, बट ग्रेजुएशन वालों के लिए आप ये भी भर सकते हो, दूसरी ग्रेजुएशन नॉन ग्रेजुएशन दोनों फिल आउट कर सकते हो आप। समझ आ गई बात। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा, देखो एक बात ध्यान रखना, सपोज करो आपने मॉक टेस्ट लगाया, आप क्या है 70 आउट ऑफ 100, एक बात याद रखना, पेपर में ना 60 to 65 ही आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना ऑन द स्पॉट, यहाँ पे तो आपके दिमाग में किसी चीज का डर नहीं है, बट वो डर कहाँ दिखता है, एग्जामिनेशन हॉल में। इतना स्कोर सफिशिएंट नहीं है, मुझे इससे मतलब 80+, अगर हमारे साथ चलोगे इतना चलेगा स्कोर आपका प्रीलिम्स में, और मेंस में तो और अच्छा करेंगे, ठीक है। टाइपिंग की बताऊंगा, की पार्ट्स कैसे हैं, क्या चीजें करना, सारी चीजें बताऊंगा मैं कि टाइपिंग को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स आप ले सकते हैं। वो भी वीडियो जल्दी आएगी आपके पास, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस लगे रहो भी, टाइम है, ऐसा नहीं है कि, देखो ऐसा भी नहीं है कि किसी को अगर टाइपिंग नहीं आती, सपोज करो कोई एबीसी है, कोई एबीसी है, एबीसी है और एक एक्सवाइजेड है, ये बच्चा कर रहा है 6 महीने से प्रैक्टिस, इसने भी स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि एक्सवाइजेड वाला जीत जाओगे हार जाओगे, नहीं। इसका क्या होगा, इसकी अगर आप 30 की स्पीड है, इसकी 40 की स्पीड हो जाएगी, बट शुरू में अगर इसकी 20 की स्पीड है, इसको 30 की स्पीड किया जा सकता है विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड टाइम। तो ये मत, ये अपने आप को कंपेयर करना छोड़ो यार, उसकी तो टाइपिंग हो जाएगा, नहीं, आपको अकेडमिक्स एज वेल एज टाइपिंग में भी अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स मेरा फैक्टर है वो क्या है, मेरा मॉक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा फैक्टर है इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट वो फैक्टर होता है जब आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, मैं करवाऊंगा टाइम आने पे, आपको चिंता मत कीजिए, क्लियर है की बात। तो जब भी आप एनटीपीसी की तैयारी करें तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, और एग्जाम से 1 महीना पहले लगाना शुरू कर दो। डजेंट मैटर आपका सिलेबस खत्म हुआ नहीं हुआ, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, ध्यान रखना, कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होता। आप 90 to 95% ही कंप्लीट कर सकते हो, 5% सिलेबस हमेशा रह जाता है आपका। तो ये कंफर्म करो कि जितना सिलेबस आप कर रहे हो 80% सिलेबस भी करोगे ना चलेगा, 75 भी करोगे मैं कह रहा हूँ चलेगा, बट वो 75% स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें से अगर आपसे कुछ भी पूछ ले आपको सब आता हो। जनरल अवेयरनेस आप पूरी नहीं पढ़ सकते, मुझे भी कंफर्म है, मैं भी हूँ, तो मैं ही क्यों ना हूँ। जनरल अवेयरनेस का कोई सिर पैर नहीं, कहीं से भी कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं, आपको पढ़ के पता चलना चाहिए। वो कहाँ से आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब ये आप करने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी आगे चीजों को बढ़ाने की। समझ आएगी बात, स्टे अपडेटेड। अब नेक्स्ट है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा एक छोटी छोटी चीज पे। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, सपोज करो करंट अफेयर की कोई बात है, बट वो किसी हिस्ट्री से उठ के आई है, किसी स्टेट का नेम चेंज हो गया, किसी स्टेट में कोई मॉन्यूमेंट है,
कुछ हो सकता है, ठीक है, व्हाट हेरिटेज साइड है हमारी, किसी को नहीं को साइड को डिसाइड की है कि हाँ ये होनी चाहिए, उसका हिस्ट्री से लेना देना क्या, उस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना, बूंद बूंद से सागर बनता है, घड़ा भरता है, तो आपने भी स्टूडेंट वो बूंद इकट्ठी कर रही है, यानी आपको अपडेट रहना ही रहना पड़ेगा, कोई चारा नहीं मेरे पास। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए बताने के लिए बहुत उत्सुक था कि मैं बताऊं, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन वी डू वी नीड फॉर दिस एग्जाम, कि हमें किस तरह की प्रिपरेशन की जरूरत है इस एग्जाम के लिए। तो बी प्रिपेयर एंड बी विद विकिपीडिया। डन? क्लियर? अब देखो जरा, अब जो मेरे को बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन मिली ना इस जॉब के हिसाब से, वो ये है, देखो जो मुझे पिछले कुछ समय से मिल रही है, ऊपर हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो होता ही है हर बार, ठीक है। बेसिक पे की बात करूं 19,900 ग्रेड पे में आती है, मतलब 19,900 में आती है, ग्रेड पे आपकी 2800 के राउंड आती है, डिनर अलाउंड 12% आपके पास 2388, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस 2016 है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, पहले ही बता रहा हूं मैं, ये कोई शोर शॉर्ट नहीं है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसको लेके आ रहा हूँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको लेके आ रहा हूँ। ये ऐसा होगा 2300 है, मे बी 2100 हो सकती है, वो भी डिसाइड होगा बाद में। क्लियर? तो पहले क्या है, HR 8% आ गया, और टोटल जो आपके पास इन हैंड सैलरी आएगी 28,696, 29,000 के आसपास यहाँ पे आपको तनख्वाह मिलने वाली है। इट्स अ हेल्दी अमाउंट, ठीक है। ऊपर से रेलवे में जॉब मिल रही है, तो दैट इज वेरी हेल्दी, ठीक है। तो प्लीज 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 और प्लीज 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 एक बात बता दूं आपको मैं, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे जो लिंक्स हैं related to this exam will be provided in the description box. With doubt हो तो 7837373651951777 इस नंबर पे स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है? जल्दी वीडियो लाऊंगा फॉर्म कैसे भरना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, फॉर्म की फिलिंग तो आ जाएगी जल्दी वीडियो, क्या बेसिक गलतियां नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, दीज आर 2 नंबर फॉर योर हेल्प। थैंक यू।